हेलो फ्रेंड्स, AMG एकेडमी में दोबारा आपका स्वागत है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे हम लोग अब चर्चा कर रहे थे। आज हम पार्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे। कल तक हमने देखा था कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, पासबुक क्या होती है और उन दोनों में अंतर के क्या कारण होते हैं। एरर्स भी हम लोगों ने देखी थी। आज हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे चर्चा करेंगे कि प्रैक्टिकली बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट किस तरह से बनता है। जब आप पासबुक लेते हैं, बैंक पासबुक मतलब कल जैसे बताया था आपको, बैंक अपनी बुक्स में जो एंट्री करता है उसकी नकल पासबुक होती है। या तो पासबुक होती है या फिर बैंक आपको अकाउंट स्टेटमेंट ही देता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। उसका परफॉर्मा भी हमने कल आपको बताया था। उसको रिपीट कर लें एक बार परफॉर्मे को क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेट का कॉलम होता है उसमें, पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है उसमें, विड्रॉल्स का कॉलम होता है उसमें। विड्रॉल्स वो डेबिट करता है, जैसा कि आपको कल भी बताया था कि यदि हम लोग किसी ट्रांजैक्शन में बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो बैंक हमारी फर्म को डेबिट करता है। और डिपॉजिट्स का कॉलम होता है उसमें, क्रेडिट। इसके बाद के कॉलम्स हम नीचे ले लेते हैं। डेबिट या क्रेडिट का एक कॉलम अलग से होता है और उसके बाद बैलेंस का कॉलम होता है। ये दोनों कॉलम अमाउंट के होते हैं और ये बैलेंस का कॉलम भी अमाउंट का होता है। इस तरह से बैंक की पासबुक का परफॉर्मा है। जब भी आप पासबुक लेते हैं, आप कंपेयर करते हैं कि जो एंट्रियां आपने की हैं वो बैंक ने भी की हैं या नहीं की हैं। हाँ, नेचुरली आप डेबिट करेंगे तो बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट करेगा। और जो एंट्रियां बैंक ने की हैं वो आपने भी की हैं या नहीं की हैं, उसका बैलेंस हम देखते हैं कि जो क्लोजिंग बैलेंस होता है पासबुक का, वो आपकी कैश बुक की क्लोजिंग बैलेंस से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तब भी, नहीं मिल रहा है तब भी आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होता है। जब भी आप पासबुक लेते हैं आप उसको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, यदि बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हैं बैंक के आपके, तो आप वीकली भी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बना सकते हैं। आप फोर्टनाइटली भी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बना सकते हैं। आप मंथली भी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बना सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है तो आप हाफ ईयरली या ईयरली भी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बना सकते हैं। जब भी पासबुक आपके पास आती है कंप्लीट होकर के, या जब भी अकाउंट स्टेटमेंट आपके पास बैंक आपको देता है, तब उसकी एंट्रीज से आप कैश बुक की एंट्रियों को कंपेयर करेंगे। हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रैक्टिकली कैसे बनता है। अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी देखेंगे कि किस तरह से बनता है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि उसकी डेबिट एंट्रीज को, कैश बुक की डेबिट एंट्रीज को नेचुरली पासबुक की क्रेडिट एंट्री से कंपेयर करेंगे। इसी तरह से कैश बुक की क्रेडिट एंट्रीज को पासबुक की डेबिट एंट्रीज से कंपेयर करेंगे। कारण आपको पहले ही बता दिया कि जो अमाउंट आप डेबिट करते हैं पासबुक में, वही अमाउंट क्रेडिट साइड में होता है और वो होना चाहिए। यदि नहीं है तो इसका मतलब वो अंतर है। BRS में, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, जो एंट्रियां कैश बुक में हो रही हैं लेकिन पासबुक में नहीं हो रही, या वाइस वर्सा, मतलब जो पासबुक में हो रही हैं और कैश बुक में नहीं हो रही, केवल उन्हीं एंट्रियों को हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लेते हैं। आप सबसे पहले प्रैक्टिकली कैश बुक की डेबिट एंट्रीज को पासबुक की क्रेडिट एंट्रीज से कंपेयर कीजिए। जो एंट्रियां दोनों में उसी ट्रांजैक्शन की हो रही हैं, उन एंट्रियों को आप टिक लगाइए। आप टिक लगाइए। सबसे पहले कैश बुक देखेंगे। अब आपने टिक लगा ली। अब अनटिक एंट्रियां वो बच जाएंगी जो केवल एक ही बुक्स में हो रही हैं।
जो दूसरी बुक्स में नहीं हो रही हैं वो अनटिक एंट्री हो जाएगी। सेम इसी तरह से कैश बुक की क्रेडिट एंट्रीज को पासबुक की डेबिट एंट्रीज से कंपेयर कीजिए और उनको टिक मार्क कर दीजिए उन एंट्रीज को, चाहे अमाउंट को टिक कर दें चाहे एंट्रीज को टिक कर दें। अब जो एंट्रियां अनटिक वाली बचेंगी वो बचेंगी जो कैश बुक के क्रेडिट में हो रही हैं लेकिन पासबुक के डेबिट में नहीं हो रही हैं। सेम इसी तरह से जो पासबुक के क्रेडिट में एंट्रियां हो रही हैं लेकिन कैश बुक के डेबिट में नहीं हो रही हैं वो भी आपकी अनटिक बच जाएगी, और पासबुक के डेबिट में जो हो रही हैं लेकिन कैश बुक के क्रेडिट में नहीं हो रही हैं वो अनटिक एंट्रियां आपको बच जाएंगी। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में या तो आप कैश बुक का बैलेंस ले सकते हैं बेस के रूप में या फिर पासबुक का बैलेंस बेस के रूप में ले सकते हैं। जो भी बैलेंस आप लेंगे, सपोज आपने कैश बुक का बैलेंस बेस के रूप में लिया, कैश बुक का यदि डेबिट बैलेंस आपका है बेस के रूप में तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस भी सेम वही होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप अंतर के कारणों को खोजेंगे। अंतर के कारणों को खोजने की प्रैक्टिकल अप्रोच मैंने आपको बताई कि जो कैश बुक के डेबिट में है और पासबुक के क्रेडिट में नहीं है वो अनटिक एंट्रियाँ होंगी, या जो कैश बुक के क्रेडिट में है और पासबुक के डेबिट में नहीं है वो अनटिक एंट्रियाँ होंगी, या उल्टा जो पासबुक के क्रेडिट में है और कैश बुक के डेबिट में नहीं है वो भी अनटिक। इसी तरह से जो पासबुक के डेबिट में है और कैश बुक के क्रेडिट में नहीं है वो भी अनटिक एंट्रियाँ आपकी होंगी। उन अनटिक एंट्रियों को नोट कर लीजिए। जो एंट्रियाँ दोनों बुक्स में सिर्फ एक बुक्स में हो रही हैं, चाहे डेबिट में हो चाहे क्रेडिट में हो, उनको नोट कर लीजिए। उनको ऐड बैक करके कैश बुक के बैलेंस में उनको ऐड बैक करके जो बैलेंस आएगा वो पासबुक का बैलेंस होगा। यही आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। दिस इज प्रैक्टिकल अप्रोच। अब हम देखेंगे कि कैश बुक और पासबुक में जो जो एंट्रियां होती हैं उसको हम किस तरह से कंपेयर करते हैं, किस तरह से टिक करते हैं और उसके बाद किस तरह से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। एक प्रैक्टिकल हम सवाल करके अब देखते हैं हम लोग। ओके बच्चों, ये एक पासबुक की कॉपी है और ये कैश बुक या लेजर हमारे सामने है। अब हम इसकी एक महीने की है, ये जनवरी के महीने में कैश बुक के ये बैंक कॉलम की नकल है, या आपने जनरलाइज एंट्री को किया होगा तो उसके बाद आपने लेजर में बैंक अकाउंट बनाया होगा, उसकी कॉपी है ये। और ये जो बैंक ने अपने यहाँ एंट्री की हैं और आपने उन एंट्रियों की नकल जो ली है बैंक से, वो पासबुक में एंट्रियाँ होती हैं सारी, वो पासबुक जो बैंक आपको दे रहा है उसकी नकल ये है। अब आप यहाँ एक एक एंट्री को देखेंगे। आप इधर देख रहे हैं कि हमने 1 तारीख को यहाँ पे बैंक को डेबिट किया है कैश से। इसका मतलब जनरलाइजिंग में हमने एंट्री की है बैंक अकाउंट को डेबिट करके कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। इसका मतलब ये है कि हमने बैंक में पैसा जमा कराया है 4000 रुपये का, हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया है। इससे पहले भी जैसे हमारी चर्चा हुई थी कि जो हम डेबिट करेंगे बैंक उस चीज़ को क्रेडिट करेगा। हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया है 4000 रुपये से, तो बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट करेगा 4000 रुपये से। ये पार्ट फर्स्ट में हम आपको समझा चुके हैं विद इलस्ट्रेशन कि क्यों डेबिट या क्रेडिट करेगा, क्यों उल्टा करेगा। ओके, हमने अभी कहा कि हम इसको टिक कर लेंगे। जो एंट्रियां आपकी दोनों साइड में शो हो रही हैं कैश बुक और पासबुक में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए, उनको हम टिक करेंगे। जैसे ये वाली एंट्री 4000 रुपये की हमने बैंक में पैसा जमा कराया, हमने इसको इस तरह से टिक लगा लिया अमाउंट के ऊपर। अब देखेंगे बैंक में वो पैसा जमा हुआ या नहीं हुआ, या फिर बैंक ने वो एंट्री की या नहीं की। हम देख रहे हैं बैंक ने उसको क्रेडिट किया है, बिल्कुल किया है, और 1 ही तारीख को किया है। तो इस दोनों एंट्रियों को हम टिक लगा लेंगे। इसका मतलब ये एंट्री रिकंसाइल हो चुकी है। अब इसी तरह से सारी डेबिट्स की एंट्रियां एक बार देखेंगे। सेकेंड एंट्री है 2 तारीख की है, टू जे एंड कंपनी 350 रुपये।
हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। हमने जनरलाइजिंग एंट्री की है बैंक अकाउंट डेबिट टू जे एंड कंपनी। इसका मतलब ये हुआ कि जे एंड कंपनी का कोई चेक हमने बैंक में जमा कराया है। हमने जे एंड कंपनी को कभी माल बेचा होगा, उसने हमें चेक दिया, हमने उसका चेक 350 रुपये का बैंक में जमा कराया है। अब देखते हैं कि बैंक में वो पैसा आया है या नहीं आया है। हम देख रहे हैं कि 10 तारीख को वो पैसा बैंक में आ चुका है। हम डेबिट कर रहे हैं 350 रुपये का, हमने उसको टिक कर लिया। बैंक ने हमें क्रेडिट किया है, हमने उसको 350 रुपये को भी क्रेडिट साइड में टिक कर लिया। नेक्स्ट एंट्री अपनी कैश बुक में देखेंगे, बी बाबू का इसी तरह से 760 रुपये का चेक जो आया है वो हमने बैंक में जमा कराया है। बी बाबू से हमने पैसा लेना होगा तो उसने हमें चेक दिया, हमने जमा कराया। अब देखेंगे कि बैंक ने वो चेक जमा किया या नहीं किया। उसने 15 तारीख को वो चेक जमा कर लिया, तो ये दोनों एंट्रियां आपस में टिक हो जाएंगी। इसका मतलब ये दोनों रिकनसाइल हो चुकी हैं एंट्रियां। नेक्स्ट एंट्री, कैश हमने 300 रुपये जमा कराया 16 तारीख को। आप देखेंगे कि 16 तारीख को ही बैंक ने भी वही एंट्री 300 रुपये की कर दी है, तो इसको भी अब हम टिक मार देंगे। नेक्स्ट एंट्री, जे राज का कोई चेक हमारे पास आया 430 रुपये का, हमने जमा करा दिया, बैंक को डेबिट कर दिया। बैंक ने हमें क्रेडिट किया या नहीं किया वो देखते हैं। अपने 26 तारीख को बैंक ने हमें क्रेडिट कर दिया 430 रुपये का। ये एंट्री भी आपकी रिकनसाइल हो चुकी है। सेम एम मनमोहन का चेक हमने 20 तारीख को जमा कराया था 1050 रुपये का। ये चेक बैंक ने अभी तक जमा नहीं किया। इसका मतलब ये चेक अभी कलेक्ट होकर के बैंक के पास नहीं आया। ये एंट्री अनटिक रहेगी। इस एंट्री को आप टिक नहीं करेंगे क्योंकि ये केवल एक ही बुक में शो हो रही है। नेक्स्ट एंट्री देखें, 22 तारीख को एन सन्स का कोई चेक आपके पास आया 340 रुपये का, वो भी एंट्री बैंक ने अभी तक नहीं की। इसका मतलब ये एंट्री भी रिकनसाइल नहीं हुई है, ये एंट्री भी अनटिक रहेगी। इसी तरह से अब बैंक की क्रेडिट साइड, हम हमारी कैश बुक में बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड की एंट्रियाँ सारी देखेंगे, क्या वो डेबिट में रिफ्लेक्ट हो रही हैं बैंक पासबुक में या नहीं हो रही हैं। भाई फर्नीचर डीलर को हमने 600 रुपये का चेक दिया, हम एंट्री इसकी करेंगे फर्नीचर डीलर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 600 रुपये से। इस चेक को बैंक डेबिट करेगा। इसका मतलब हमने फर्नीचर डीलर को जो चेक दिया 600 रुपये का, फर्नीचर डीलर हमारे बैंक के पास गया और उसने इस चेक का पैसा लिया या नहीं लिया। हम देखते हैं कि उसने 4 तारीख को वो पैसा ले लिया। इसका मतलब ये एंट्री आपकी रिकनसाइल हो चुकी है 600 रुपये की। हमने क्रेडिट किया, बैंक ने उसको डेबिट कर दिया उसी ट्रांजैक्शन को। नेक्स्ट एंट्री, रॉय को हमने 1000 रुपये का चेक दिया। अब देखते हैं क्या रॉय ने उसका पैसा हमारे बैंक से लिया, बैंक ने डेबिट किया हमें या नहीं किया। यहाँ पे बैंक ने हमें डेबिट कर दिया, हमने इसको भी टिक कर दिया। इसका मतलब दोनों तरफ ये एंट्री आपकी हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री, दास को हमने 1250 रुपये का चेक दिया। देखते हैं बैंक की पासबुक में एंट्री रिफ्लेक्ट हो रही है, यस हो रही है, इसको भी हमने टिक कर दिया। दिस इज़ प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं वो हम यहाँ शो करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पासबुक में जो एंट्रियाँ हैं कैश बुक से वो रिकनसाइल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, टैली हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट, नागपाल को हमने डेबिट किया, नागपाल को हमने 730 रुपये का चेक दिया। देखें क्या 730 रुपये का चेक वो एनकैश हुआ, नहीं हुआ, तो हमने यहाँ पे गलत टिक लगाया है। हम इस टिक को रिमूव कर देंगे क्योंकि ये एंट्री एक ही तरफ हो रही है, दोनों तरफ नहीं हो रही है, ये अनटिक रहेगी एंट्री। इसका मतलब ये होगा कि नागपाल ने अभी उस चेक का पैसा नहीं लिया है। नेक्स्ट, आपने कैश विड्रॉ किया 500 रुपये का, आपने कैश विड्रॉ किया 500 रुपये का, आपने किया कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक को क्रेडिट किया 500 रुपये से। बैंक ने वो पैसा निकाला या नहीं निकाला, 16 तारीख को बैंक ने वो पैसा निकाल दिया। आप दोनों एंट्रियों को टिक कर लीजिए। यहाँ पे क्रेडिट होगी तो नेचुरली बैंक अकाउंट में वो डेबिट एंट्री रिफ्लेक्ट होगी। नेक्स्ट, बी बाबू को आपने चेक दिया 780 रुपये का। अगेन 780 रुपये बैंक की पासबुक में शो नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम इसको टिक नहीं करेंगे।
ये अनटिक एंट्री ही रहेगी। उसके बाद ये बैलेंस है, बैलेंस का कुछ करना नहीं है। हमने कैश बुक की सारी एंट्रियां देख ली और ये देखा कि जो एंट्री कैश बुक में हो रही है लेकिन पासबुक में नहीं हो रही है वो अनटिक हमने कर ली, वो अनटिक रह गई। जो दोनों तरफ रिफ्लेक्ट हुई हैं उनको हमने टिक कर लिया। सेम यही प्रोसेस आप बैंक की पासबुक में अपनाएंगे। ये टिक हो चुकी है, ये टिक हो चुकी है, ये हो चुकी है, ये हो चुकी है। ये 250 रुपये बैंक ने जो प्रीमियम के डेबिट किए हैं हमें, इसका मतलब ये हो गया कोई इंश्योरेंस प्रीमियम था। हमने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आप 31 तारीख को इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे खाते से निकाल करके इंश्योरेंस कंपनी को दे देंगे। बैंक ने दे दिया। अब देखें हमने इसकी एंट्री की या नहीं की है। हम इसके क्रेडिट साइड में देखेंगे, ये एंट्री नहीं है, इसका मतलब ये एंट्री अनटिक आपकी रहेगी। सेम यही एंट्री बैंक चार्जेस की है, बैंक चार्जेस डेबिट किए हैं। हम क्रेडिट में देखें हो रही है नहीं हो रही, नहीं हो रही, ये भी एंट्री अनटिक रहेगी। सेम यही क्रेडिट साइड में देखें आप, केवल 200 रुपये की एंट्री बाकी है। इंटरेस्ट कलेक्टेड, बैंक ने कोई इंटरेस्ट कलेक्ट किया है डिविडेंड के ऊपर जो हमारे खाते में उसने जमा कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। हम इसको डेबिट करेंगे, देखें डेबिट हुआ नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो ये एंट्री भी अनटिक रहेगी। अब आपको जितनी डेबिट्स और क्रेडिट्स दोनों साइड में जो भी टिक्ड एंट्रियां हैं इनको रिमूव कर देना है, क्योंकि ये तो रिकंसाइल हो चुकी हैं। ये बीआरएस का पार्ट नहीं है। बीआरएस का पार्ट केवल वही है जो अनटिक एंट्रियां हैं, अर्थात केवल एक ही बुक में हो रही हैं, या तो कैश बुक में हो रही हैं या पासबुक में हो रही हैं। अब हम अनटिक एंट्रियां बची हैं केवल बैंक को अकाउंट के डेबिट में एम मोहन की, जो हमने एम मोहन को चेक दिया, एम मोहन का चेक हमें मिला जो हमने बैंक में जमा कराया लेकिन बैंक में अभी तक जमा नहीं हुआ। सेम यही एंड सन्स का चेक हमें मिला जो अभी तक बैंक में जमा नहीं हुआ। ये दोनों एंट्री अनटिक हैं। सेम इसी तरह से कैश बुक के क्रेडिट साइड में ये दोनों एंट्री अनटिक है, पासबुक में ये दोनों एंट्रियां आपकी अनटिक हैं और क्रेडिट साइड में ये 200 रुपये की अनटिक है। बाकी रिकंसाइल्ड एंट्रियां हैं उनको हम नहीं छेड़ेंगे। अब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे केवल इन अनटिक एंट्रियों की सहायता से। अब देखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। ओके, ये हमने पासबुक की कुछ एंट्रियां रिमूव कर दी हैं जो टिक हो चुकी थी, उनका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से कोई संबंध नहीं है। अब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। चूंकि बोर्ड में स्पेस हमारे पास इतना ही है इसलिए हम यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। उसमें ये कॉलम नहीं आएंगे क्योंकि ये पासबुक के कॉलम होते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, दोबारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डबल एंट्री सिस्टम प्रोसेस का पार्ट नहीं है, ये आपको पार्ट फर्स्ट में बता दिया जा चुका है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट BRS एज ऑन 31/01/2020। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले बैलेंस लेते हैं हम। आप कोई भी बैलेंस आप ले सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस, चाहे कैश बुक का लें चाहे पासबुक का लें। सपोज हम कैश बुक के बैलेंस से शुरू करते हैं तो बैलेंस एज पर कैश बुक 2,370 रुपये का ये बैलेंस है और डेबिट बैलेंस है। डेबिट को हम प्लस साइन से शो करेंगे। कैश बुक के डेबिट बैलेंस को प्लस साइन से शो करेंगे। यदि कैश बुक के डेबिट बैलेंस को हम प्लस साइन से शो करेंगे तो मान करके चलिए कि पासबुक के क्रेडिट बैलेंस को हम प्लस साइन से शो करेंगे, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब 2370 रुपये हमारे बैंक के पास जमा है यदि कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस भी यदि है तो इसका मतलब भी यही है कि हमारे पैसे बैंक के पास जमा है। अब हम एक एक एंट्री को लेंगे और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे कि वो कैसे बनता है। थ्योरेटिकली क्या होता है कि यदि आप कैश बुक के बैलेंस को लेते हैं, बेस कैश बुक के बैलेंस को लेते हैं, तो अपोजिट बुक देखते हैं। अपोजिट बुक मतलब पासबुक देखते हैं। जो पासबुक में एंट्रियां हो रही हैं
विच हैज़ बीन डन इन पासबुक उसको आप कैश बुक में कर दीजिए। विच हैज़ नॉट बीन डन इन पासबुक उसको आप रिमूव कर दीजिए। इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं तो ये समझने में अपन को आसानी हो जाएगी। यदि हम कैश बुक का बैलेंस बेस लगाते हैं तो विच हैज बीन डन इन पासबुक, पासबुक को पीबी से करें, उसको कैश बुक में एंट्री कर लीजिए। और विच हैज नॉट बीन डन इन पासबुक उसको कैश बुक में से रिमूव कर दीजिए। ये प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों थ्योरियों पे अपन चलेंगे। अनरिकंसाइल्ड जो एंट्रियां हैं जिनको हमने अभी नोट किया है उनको इन्हीं थ्योरीज से हम ऐड बैक करेंगे। अगेन कैश बुक का बेस यदि लेते हैं तो अपोजिट बुक को आपको देखना है। अपोजिट बुक में कोई एंट्रियां हो रही हैं उनको कैश बुक में एंट्री कर लीजिए। जो अपोजिट बैंक में अपोजिट बुक में एंट्रियां नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब वो कैश बुक में हो रही होंगी, उनको आप रिमूव कर दीजिए। अपन इसको दूसरे शब्दों में लें या डन इन कैश बुक। उसको आप कैश बुक में से रिमूव कर दीजिए। एक एक एंट्री लें। कैश बुक का हमने बैलेंस लिया है तो हमने अपोजिट साइड देखनी है कि पासबुक में जो एंट्रियां हो रही हैं उनको आप कैश बुक में कर देंगे। पासबुक में एंट्रियां जो हो रही हैं, जो अनटिक एंट्रियां हैं, केवल उन्हीं को ही लेंगे। पहली एंट्री हम देख रहे हैं कि 250 रुपये की है जो 31 तारीख को हो रही है। कोई प्रीमियम बैंक ने डेबिट किया है। ये प्रीमियम बैंक ने डेबिट किया है, इसका मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट में से पैसा निकाला है। यदि पासबुक में वो एंट्री हो रही है तो इस एंट्री को यदि हम कैश बुक में करेंगे तो हम कैश बुक में क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बैंक में डेबिट एंट्री आपने की है। इससे पहले बता चुके हैं बार बार कि जो एंट्रियां कैश बुक के डेबिट में होती हैं वो पासबुक के क्रेडिट में होंगी, जो पासबुक के डेबिट में होती हैं वो कैश बुक के क्रेडिट में होंगी। पासबुक में ये 250 रुपये डेबिट हो रही है, विड्रॉल कॉलम में है, इसका मतलब बैंक से पैसा निकला है। आप यहाँ भी देख रहे हैं 2490 रुपये का बैलेंस था, 250 रुपये निकल गए तो 2240 रुपये का बैलेंस रह गया। इसका मतलब 250 रुपये से हमारा पासबुक का बैलेंस कम हुआ है। बैंक ने हमें डेबिट किया है, हम इसी एंट्री को हमारी बुक्स में क्रेडिट करेंगे। मतलब ये बैलेंस आपकी बुक्स में भी बैलेंस कम हो जाएगा। तो 250 रुपये को आप माइनस करेंगे। सबसे पहले हम अमाउंट देखते हैं, कौन से अमाउंट माइनस होंगे, कौन से अमाउंट प्लस होंगे। सेम यही बैंक चार्जेस से आप 10 रुपये जो बैंक चार्जेस हैं वो बैंक ने आपको डेबिट किए हैं, आप इनको क्रेडिट करेंगे। बैंक डेबिट करने का मतलब है बैंक ने आपके कम किए हैं, आप भी अपने बैलेंस में से उसको कम करेंगे। जब आप बैंक चार्जेस से बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे तो नेचुरली आपका बैंक अकाउंट 10 रुपये से कम हो जाएगा। सेम यही एंट्री जो पासबुक में हो चुकी हैं, सिर्फ उन्हीं को देख रहे हैं हम, फर्स्ट नंबर की एंट्रियां देख रहे हैं अभी। उसके बाद एक 200 रुपये की एंट्री है जो पासबुक में हुई है लेकिन आपकी कैश बुक में नहीं हुई है, तो पासबुक ने आपको 200 रुपये से क्रेडिट किया है, इसका मतलब वो बैलेंस आपका बढ़ाया है। यहाँ 200 रुपये से बैलेंस यदि बढ़ाया है, आप यदि इसकी एंट्री करेंगे, डू इट इन कैश बुक, आप इसकी एंट्री कैश बुक में कर लीजिए। कैश बुक में करने पर आपका बैलेंस भी 200 रुपये से बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 200 रुपये से इस बैलेंस को भी बढ़ा देंगे। शुरू से चलें, कैश बुक का बैलेंस यदि आप बेस करते हैं तो जो एंट्रियां अपोजिट बुक देखेंगे पासबुक में हो रही हैं
उनको कैश बुक में कर दीजिए, जो पासबुक में नहीं हो रही हैं उसको कैश बुक में से रिमूव कर दीजिए। हमने देखा कैश बुक का बैलेंस बेस लिया 2370 रुपये, 250 रुपये की वो एंट्री है जो पासबुक में हो रही है। एसआई का प्रीमियम है जो पासबुक ने 250 रुपये से डेबिट किया है, हम उसको क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करने से बैलेंस आपका कम हो जाएगा। सेम ये 10 रुपये की एंट्री है, बैंक चार्जेस हैं, हम भी उसको क्रेडिट करेंगे, उससे बैलेंस कम हो जाएगा। 200 रुपये बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिए हैं हमारी डिपॉजिट के ऊपर, उसको करने से हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा। अब इसके अलावा कोई भी पासबुक की ऐसी एंट्री नहीं है जो कैश बुक में नहीं हो रही है। केवल ये 3 एंट्रियाँ पासबुक में थीं जो कैश बुक में नहीं हो रही, इनको हमने कैश बुक में कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, नॉट डन इन पासबुक, उनको कैश बुक में से रिमूव कर दीजिए। कैश बुक का बैलेंस ले रहे हैं, अपोजिट बैंक अपोजिट पासबुक आपको देखनी है। पासबुक में जो एंट्री नहीं हो रही हैं अर्थात जो कैश बुक में हो रही हैं उनको रिमूव कर दीजिए। कैश बुक में कौन सी एंट्रियां हो रही हैं आप देखेंगे जो पासबुक में नहीं हो रही हैं। अनटिक एंट्रियों की चर्चा कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में सिर्फ अनटिक एंट्रियां आ रही हैं। यहाँ पे हमने एम मोहन का कोई चेक हमारे पास आया है 1050 रुपये का जो पासबुक में नहीं हो रहा था, इसको रिमूव कर दीजिए। इसको रिमूव करने का मतलब है कि हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, बैंक अकाउंट में पैसा वो जमा हो गया। अब उसको रिमूव करने का मतलब इसको हटाना है, हटाने से ये 1050 रुपये से हमारा बैलेंस कम हो जाएगा, तो इसलिए इसको आप कम कर दीजिए इस बैलेंस को। सेम यही आपने 340 रुपये की एंट्री है, आपने बैंक में कोई एन सन्स का चेक आपके पास आया था वो जमा कराया है, बैंक में एंट्री नहीं हो रही, नॉट डन इन पासबुक, पासबुक में एंट्री नहीं हो रही है, उसको कैश बुक में से रिमूव कर दीजिए। 340 को रिमूव करने पर ये भी इसका बैलेंस 340 रुपये से कम हो जाएगा। और देखें कैश बुक में कौन सी एंट्री हो रही है जो पासबुक में नहीं हो रही है, नॉट डन इन पासबुक। ये सारी एंट्री 730 रुपये की एंट्री है जो कैश बुक में हो रही है लेकिन पासबुक में नहीं हो रही है, इसको कैश बुक में से रिमूव करना है। नागपाल को आपने कोई चेक दिया जिसने अभी तक उसको एनकैश नहीं करवाया, 730 रुपये का कोई चेक दिया, इससे बैलेंस आपका जो है वो कम हो गया है। आप जब चेक देते हैं तो आपका बैलेंस नेचुरली कम होता है, इसको रिमूव करने पर ये एंट्री प्लस हो जाएगी 730 रुपये से। अगेन हम देखें 780 रुपये का बी बाबू को आपने चेक दिया है, ये भी एनकैश नहीं हुआ अर्थात पासबुक में नहीं आया, इसको भी कैश बुक में से रिमूव करेंगे तो ये एंट्री भी 780 रुपये से प्लस हो जाएगी। दिस विल बी द एड बैक ऑफ अनटिक एंट्रीज। ये आपने पता कर ली कि एड बैक कौन कौन सी होंगी। अब इसमें आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में एक एक एंट्री करके लिख लीजिए। सबसे पहले प्लस को लिखेंगे ऐड करके, नंबर 1 एंट्री 200 रुपये की ऐड एंट्री है जो पासबुक में है, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, ये इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 200 रुपये से। और प्लस की कौन सी एंट्री है, 730 रुपये की एंट्री है, ये वाली एंट्री है, सेकेंड एंट्री है चेक इशूड, चेक्स इशूड टू नागपाल 730 रुपये से। थर्ड एंट्री है 780 रुपये की चेक इशूड टू बी बाबू, प्लस की एंट्री आपने इसमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कर दी हैं, इन सब का टोटल कर लीजिए 4080। अब लेस वाली एंट्री कर लीजिए। नंबर 1 है 250 रुपये की प्रीमियम चार्ज बाय बैंक, माइनस 250, सेम यही एंट्री है बैंक चार्जेस
10 रुपये से 1050 रुपये की ये वाली एंट्री है एम मोहन वाली। जो एम मोहन का चेक हमने बैंक में जमा कराया है वो अभी तक नहीं हुआ है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, 1050 रुपये। इसको सॉल्व करेंगे, 2430 आपका पासबुक का बैलेंस मिल गया है। इसका मतलब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही बना है। आप यहाँ देख रहे हैं, इसको शॉर्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यदि इस तरह के सवाल यदि एग्ज़ाम में आते हैं तो शॉर्ट तरीका क्या होगा इसका। शॉर्ट तरीका ये अभी आपको समझाने के लिए बताया गया है। शॉर्ट तरीका ये है कि आपने कैश बुक का बैलेंस लिया है। यदि आप कैश बुक का बैलेंस लेते हैं तो जितने भी क्रेडिट्स अनटिक हैं, चाहे पासबुक में हैं चाहे कैश बुक में हैं, उनको ऐड कर दीजिए। जितने भी अनटिक डेबिट में हैं, चाहे पासबुक में हैं चाहे कैश बुक में हैं, उनको लेस कर दीजिए। आपका ये जो बैलेंस आएगा ये पासबुक के बैलेंस से मिल जाएगा, यदि कैश बुक का बैलेंस आप बेस लेते हैं तो। इसी तरह से यदि पासबुक का बैलेंस आप बेस लेते हैं, आप पासबुक का बैलेंस यदि बेस लेते हैं तो जितने भी डेबिट्स हैं उनको ऐड कर दीजिए और जितने भी क्रेडिट्स हैं उनको लेस कर दीजिए। आपका बैलेंस कैश बुक का आ जाएगा। इस थ्योरी पे यदि आप चल कर के यदि दोबारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो कैश बुक का बैलेंस लेते हैं 2370 रुपये। इसमें जितने भी आपने क्रेडिट्स किए हैं उनको ऐड कर दीजिए। जो अनटिक है आपकी पासबुक देखें तो पासबुक में 200 रुपये आपकी क्रेडिट अनटिक है, इसको ऐड करना है। इसमें क्रेडिट अनटिक आपकी 780 रुपये है, इसको ऐड करना है। 730 रुपये है, इसको ऐड करना है। 730 रुपये को ऐड करना है। जितनी क्रेडिट्स हैं, ये शायद बोर्ड में आपको नज़र नहीं आ रहा, हम इसको रिमूव करके और यहाँ शॉर्ट तरीका आपको बताते हैं। 2370 यदि कैश बुक का बैलेंस है, जितने भी इसमें कि क्रेडिट्स हैं सबको ऐड कर दीजिए। जो अनटिक हैं 200 रुपये ऐड कर दीजिए, ये पासबुक की क्रेडिट अनटिक है। 730 रुपये को ऐड कर दीजिए, कैश बुक की क्रेडिट अनटिक है। 780 रुपये को ऐड कर दीजिए, कैश बुक की क्रेडिट अनटिक है। इसके बाद जितने भी डेबिट्स हैं, चाहे पासबुक में अनटिक डेबिट्स हैं चाहे कैश बुक में अनटिक डेबिट्स हैं, उनको आप लेस कर दीजिए। माइनस, पहले पासबुक की डेबिट देखें, 250 रुपये डेबिट्स हैं सारे, माइनस 10 रुपये, इसके डेबिट्स हैं 1050 रुपये और इसके डेबिट्स हैं 340 रुपये। इनको आप ऐड बैक करेंगे तो 2430 रुपये का आपका बैलेंस आ जाएगा जो आपके पासबुक से मिल रहा है। ये शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल जो हार्ड हैं वो हम अगले सेशन में आपको लेकर के बताएंगे कि उनको किस तरह से हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में एंट्री करेंगे। थैंक यू।